नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड। आज की जो कक्षा है उसमें हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। और इसका जो पहला पार्ट था, चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि पूरा जो CDP है उसको 3 पार्ट में ख़त्म कर दूँ, और इससे बेहतरीन नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नोट्स में ही आपका सारा MCQ और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं ना वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो शारीरिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से अलग अलग क्यों न हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना कि विशेष आवश्यकता वाले जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड जिसको बोलते हैं हम लोग, उनको अलग रखने के बजाय, यानी कि उनका एक अलग स्कूल या उनका अच्छा अलग कक्षा खोलने के बजाय उनको हम सभी बच्चों के समान, यानी कि विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ रख करके हम उसको सिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है। अब इसका मुख्य जो आइडिया होता है ना, इसका जो मुख्य विचार था इसको बनाने का, समावेशी शिक्षा का, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन आइडिया था उसके पीछे क्या क्या था। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करना है हमें। इक्वल पार्टिसिपेशन, समान भागीदारी होनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रहित शिक्षा सबको मिले। ये 4 विचार थे इसको शुरू करने के पीछे। अब अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि इसका उद्देश्य क्या क्या था, तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड, हर बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य में से गिना जाता है। दूसरा था टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना। तो बिलोंगिंग का जो सेंस होता है, यानी कि भेदभाव कम करके अपनेपन की भावना विकसित करना, ये उसका दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य क्या था, टू डेवलप सोशल स्किल एंड एम्पैथी अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में सोशल सामाजिक कौशल को विकसित करना, साथ ही साथ सहानुभूति विकसित करना। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर होता है थोड़ा सा। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। लेकिन उसमें अंतर ये है कि एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के दुख को, दर्द को उसके स्थान पर खुद को रख करके महसूस करना, तो वो कहलाता है एम्पैथी। और किसी दूसरे के दुख को महसूस करना वो कहलाता है सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति। तो ये चीज़ है। चलिए अब अगला देखते हैं, वो क्या था, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन इन रेगुलर करिकुलम। ठीक है। सो दिव्यांग बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल करना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य में आता है। ठीक है। पांचवा जो था, टू प्रिपेयर टीचर्स टू डील विथ डाइवर्सिटी, शिक्षकों को विविधता से निपटने हेतु सक्षम बनाना। अब आप शिक्षक को इस तरह से ट्रेन करें कि शिक्षक अपने क्लास में उपस्थित सभी तरह के डाइवर्स बच्चों को हैंडल कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके क्लास में आपके पास चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड वाले भी हैं। ठीक है। कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी हैं, कुछ आपके बहुत प्रोएक्टिव हैं, कुछ आपके पास एवरेज एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। उन सभी तरह के बच्चों को डील करने की उनके अंदर में कौशल आनी चाहिए। तो इस पर यह भी उसका एक मुख्य उद्देश्य था। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड। अब बात करते हैं हम लोग कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या हैं, कौन हैं, और उनको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के बच्चे क्या है, मतलब किस तरह के होते हैं, इनको हम किस तरह से समझें। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में फेस बैरियर इन लर्निंग ड्यू टू फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं ना, उनको सीखने में कहीं ना कहीं पर कठिनाई आती है। अब वो कठिनाई किस तरह का होता है, वो कठिनाई फिजिकल हो सकता है, लिखने में, बोलने में, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बौद्धिक स्तर पर भी हो सकता है,
सेंसरी है, सेंस नहीं कर पाते हैं उसको, है ना, इमोशनल लेवल पर भी है, और बिहेवियरल चेंजेस पर भी होता है। ये सब उसका बैरियर है। बैरियर मतलब रुकावट है, जिससे कि वो सीख नहीं पा रहा है, मुख्य धारा में नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग टाइप कितने तरह के, माने कितने प्रकार के CWSN वाले बच्चे होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी, शैक्षणिक अक्षमता, जिसको हम बोलते हैं ना डिस्लेक्सिया। तो शैक्षणिक अक्षमता में जो पहला आता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ नहीं पाता, उच्चारण नहीं कर पाता है बच्चा, अटकता है उच्चारण करने में, ठीक है, तो ये डिस्लेक्सिया कहलाता है। और डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन करने में उनको क्या होता है, दिक्कत, कठिनाई महसूस होती है, तो ये हम लोग कहते हैं उसको हम लोग डिसकैलकुलिया। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। ये सब आपका MCQ में आता है क्वेश्चन इस तरह का। इन सब चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट में एकदम रगड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, तो ये कभी भूलिएगा नहीं आप इसको। दूसरी तरह की जो टाइप है वो होता है हियरिंग एम्पायरमेंट, श्रवण बाधा, यानी कि वो सुनने में उनको दिक्कत होता है, तो वो सुनने की क्षमता जो होती है उनकी वो अलग होती है, चाहे वो पार्शियल हो या फिर कम्प्लीटली जो है वो बच्चे नहीं सुन पाते हैं या फिर धीमा सुनते हैं। विजुअल एम्पायरमेंट होता है जहाँ पर देखने का, यानी कि लो विज़न भी हो सकता है उनका, या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता बिलो एवरेज, यानी कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना उनका IQ लेवल कम होता है। डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उनको देते हो ना तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, उनको दिक्कत महसूस होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। लोकोमोटर मीन्स उनके हाथ या पैरों में या फिर उनके चेहरे पर या कहीं भी किसी तरह का भी डिसेबिलिटी हो सकता है। और सेरेब्रल पाल्सी जैसे भी होते हैं, इस तरह का जो सेरेब्रल पाल्सी होता है ना उसमें वो थोड़ा सा शरीर जो होता है वो मतलब कि प्रॉब्लम करता है उनको सीखने में। छठा जो टाइप है वो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, बच्चा जो है वो सोशली किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है, वो अकेला रहना चाहता है। और दूसरी बात क्या होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बातों को अच्छी तरह से वो रख नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम आता है ऑटिज्म जैसे बच्चों के साथ में। ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है जिसमें इनएबिलिटी टू फोकस, बच्चे इतने मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं ना, वो इतने एक्टिव होते हैं ना कि वो किसी चीज़ पर ध्यान अपना केंद्रित कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब उनका ध्यान उधर भागते रहता है इधर उधर, जिसमें बोलते हैं ना हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है उनका। ये 7 तरह का प्रकार होता है किस चीज़ का, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो हाइपर एक्टिव होना भी क्या होता है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये 7 तरह का डिसऑर्डर है जिसको हर टीचर को पहचानना चाहिए। जब आप पहचानेंगे तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाइएगा इसमें, ठीक है। यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, आप मतलब बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे पढ़ाई में, जैसे विजुअल यूज़ कर रहे हैं आप, ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरह का मेथड यूज़ करना पड़ेगा पढ़ाने में। पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग, आप उनके दोस्तों को बोलिए कि आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। आपने एग्ज़ाम लिख दिया तो कॉपी एक दूसरे को दो और चेक करवाओ। तो पीयर ट्यूटरिंग जो होता है ना और ग्रुप लर्निंग जो होता है वो बहुत अच्छा इसमें काम करता है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IEP फॉर CWSN। सो इंडिविजुअल, हर बच्चे के लिए अलग अलग एजुकेशनल प्लान आपको बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड, अब जो असेसमेंट आपका होता है ना जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा ऑरल किसी से पूछ लीजिए, ऑरल टेस्ट ले लीजिए, किसी को प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व कर दीजिए, किसी को ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व कर दीजिए। क्योंकि आपको केवल असेसमेंट करना है ना, तो आप फ्लेक्सिबल मोड में आप असेसमेंट करें। यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस, ठीक है। अब बच्चों को उनको सहयोगात्मक जो पुस्तकें होती हैं, जैसे ब्रेल बुक होता है, जैसे जो बच्चे लो विज़न वाले होते हैं
और उनको आप ब्रेल बुक दे सकते हैं, ठीक है। जिनको कम सुनाई देता है उनको आप हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए आप रैंप की व्यवस्था कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उनको पढ़ने का एक माहौल दे सकते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, आप क्लास का जो एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चे वहाँ पर खुश होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर में रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए बच्चों में, और सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। तो इस तरह के हम लोग अलग अलग उपाय करके अपने क्लासरूम को और भी अच्छा बना सकते हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा यहाँ पर है कि मान लीजिए कि कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है। शिक्षक जो है वो उभरे हुए नक्शे या फिर ब्रेल पुस्तकें या फिर मौखिक व्याख्या करके भी उस बच्चे को बता सकता है, समझा सकता है, और सहपाठी नोट्स बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना वो बाकी बच्चों की तरह ही पैरेलल होकर के सीख पाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लास में कोऑपरेशन की जब भावना रहेगी और बच्चों में जब आपसी सहयोग रहेगा, तब वो बच्चा भी जो है ना जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी आसानी से पढ़ सकता है। केस स्टडी यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, प्रकरण अध्ययन करके देखते हैं हम यहाँ पर कि रानी जो है ना वो 10 साल की है और वो सुन नहीं पाती है, ठीक है। और उसको क्या किया गया है कि एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दे दिया गया, एडमिशन उसका हो गया है। शुरुआत में उससे क्या हुआ कि पाठ समझने में कठिनाई हुई, क्योंकि वो अब उसके पास प्रॉब्लम है और वो क्या किया है कि जनरल स्कूल में चली गई है। तो शुरुआत में उसको पाठ समझने में प्रॉब्लम होता है। शिक्षक ने क्या किया है कि उसके लिए विजुअल्स मटेरियल यूज़ कर लिया, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, और दूसरे उनके जो पीयर फ्रेंड्स थे उनका भी हेल्प लिया उसको सिखाने में। सो धीरे धीरे क्या हो गया कि रानी जो है उसको बातचीत करने का भी कौशल जो था उसका सुधर गया, और कक्षा में वो डिबेट में भी पार्टिसिपेट करने लगी। और इससे क्या होता है कि जब उसको अपने सहयोगी और दोस्तों का जब सहानुभूति मिला और उनको जब सहयोग मिला, तो रानी क्या की उस कक्षा के लिए अपने आप वो सुटेबल बन गई, यानी कि वो घुल मिल गई। तो ये जो होता है समावेशी शिक्षा के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छा मैंने ट्राई किया है ये आप लोगों के लिए, ये जल्दी मिलता नहीं है कहीं पर भी नोट्स दिए, तो ट्रिक नोट्स मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बनाऊँ मैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मैंने कोड दे दिया है ना, सेम है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स सेम स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रेन, माने कि सेम स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रेन, है ना, कि सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। तो इसमें एस का मतलब हो गया स्कूल फॉर ऑल, ए का मतलब हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, एम का मतलब हो गया मेन स्ट्रीम CWSN, और ई का मतलब हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी। इससे क्या हो गया कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें निकल करके आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सी डीप, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ये, सी डीप है। और सी डीप में देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है इसमें। सोशल स्किल एंड एम्पैथी, इक्वालिटी इन एजुकेशन, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, डेवलप बिलोंगिंगनेस, एम्पावर टीचर्स, इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आ गया सभी का सभी सी डीप में। टाइप ऑफ स्पेशल नीड, अब स्पेशल नीड का टाइप क्या है, लव हैप्पी, ठीक है। अब ये लव हैप्पी क्या हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्लेक्सिया और डिसकैलकुलिया। ओ का मतलब हो गया अदर्स, ADHD, ऑटिज्म। बी का मतलब विजुअल इम्पायरमेंट। ई का मतलब इमोशनल और बिहेवियरल इशूज़। एच का मतलब हियरिंग इम्पायरमेंट। ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पी फिजिकल डिसेबिलिटी। पी साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आई का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये याद करने का एक तरीका होता है, आप अपने मन से भी आप अपना भी तरीका बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, मैप्स एफ इसका रखा गया है, ये तो बहुत अच्छा है, मैप्स एफ है। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग है ना, जिसमें विजुअल, ऑडियो और टैक्टाइल वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ है ये, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कोड है VIP चाइल्ड, विजुअली एम्पायर्ड इंक्लूसिव प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं हम लोग VIP चाइल्ड। सो टीचर यूज टैक्टाइल प्लस ऑडियो प्लस पीयर हेल्प, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अच्छा है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे अलग अलग सामाजिक वातावरण से आते हैं, आर्थिक वातावरण से आते हैं, या फिर सांस्कृतिक हो, या फिर भाषा पर हो, या भौगोलिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से। क्यों?
क्योंकि संसाधन की कमी हो सकती है, या फिर जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो सब जो बच्चे होते हैं वो उनको हम लोग किस प्रकार से मुख्य धारा में लाएंगे, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक में। तो शिक्षक का क्या दायित्व होता है? शिक्षक का दायित्व होता है कि वह समान अवसर, न्याय और समावेशी रणनीतियाँ अपना करके उन इस तरह के बच्चों को भी वो मुख्य धारा में शामिल करें। तो अब यहाँ पर बात आता है कि हु आर डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड लर्नर, एक्सक्यूज मी। तो किस तरह के बच्चे होते हैं, कौन है ये डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड लर्नर? तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिकली पुअर चिल्ड्रेन, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, ऐसे बच्चे जो कि गरीबी रेखा से नीचे, उनके पास खाने का ही दिक्कत है, तो वो पढ़ेंगे क्या? तो ऐसे बच्चों को खोज करके लाना है। और आप देखेंगे ना, एमडीएम जो होता है ना, मिड डे मील स्कूल में, वो ऐसे बच्चों के लिए होता है, ताकि वो दिन भर में कम से कम एक बार तो उनको पौष्टिक भोजन मिले और वो पढ़ें कम से कम। इसी बहाने स्कूल आते हैं, वो पढ़ते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट और ट्राइब, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट और रूरल एरिया, माइग्रेंट एंड स्लम चिल्ड्रन, ऑर्फन्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबरर और लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली डिफरेंट चिल्ड्रन। तो ये यही कहलाते हैं डिप्राइव्ड लर्नर। जैसे होता है ना कि ऑर्फन है, माँ पिताजी कोई नहीं है, वो पढ़ेगा कैसे? बच्चे जो रोड पर रहते हैं ना, सड़क पर रहते हैं और खेल को दिखाते रहते हैं इस तरह से, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? या जो लेबरर्स हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये सारे लोग डिप्राइव्ड लर्नर होते हैं, जिनको कि हमें मुख्य धारा में लाना है। अब चैलेंज क्या क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या चैलेंज हम लोग फेस करते हैं, ये जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं? लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इन तक जो है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, इन तक जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचता है। क्वालिटी एजुकेशन क्या, शिक्षा पहुंचती ही नहीं है। पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इशू, इनके कुपोषण का शिकार होते हैं और इनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है, भाषा संबंधी प्रॉब्लम होते हैं। और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और इनके अंदर हीन भावना भी भरी होती है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का इनको सामना करना पड़ता है। उपहास भी होता है इनका, सामाजिक बहिष्कार भी इनका होता है, तो ये भी इनको फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट इन एकेडमिक्स, इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लेबरर है वो अपने बच्चों को भेज देता है काम करने के लिए, ईंट भट्ठा पर काम कर रहा है या फिर होटल में काम कर रहा है, तो बहुत जगहों पर इनको भेज देता है। तो ये क्या होता है, पेरेंट्स का भी इनको सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि घर का वातावरण ही उस तरह का रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोल टीचर का क्या है भाई? अब टीचर्स का क्या भूमिका? केवल स्कूल जाने तक तो टीचर की भूमिका होती नहीं। तो टीचर्स का जो रोल होता है ना, वो क्या होता है, इक्विटी इन क्लासरूम, क्लासरूम में सभी बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, ये टीचर का रोल है। यूज़ ऑफ लोकल एग्जाम्पल एंड चाइल्ड बैकग्राउंड नॉलेज, आपको लोकल उदाहरण यूज़ कीजिए, स्थानीय उदाहरण यूज़ कीजिए और बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग फॉर वीक लर्नर, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए आपको स्पेशल थोड़ा सा रेमेडियल क्लास आप उनको दीजिए, अतिरिक्त कक्षा उसको दीजिए। छुट्टी के बाद आप दे सकते हैं, या फिर टिफ़िन ब्रेक में दे सकते हैं, या फिर जब आप खाली रहते हैं तो उसको बुला के भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल अप्रोच, अगर एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनके लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे सभी बच्चे आपके साथ कनेक्ट हों। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, बच्चों को परामर्श दीजिए सही और उनके साथ एक भावनात्मक आपका जो लगाव होता है, सहयोग होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन एजुकेशन में आप स्थानीय समुदाय को भी जोड़िए, माता पिता को भी जोड़िए, अभिभावक को भी जोड़िए और सबको जोड़िएगा, तभी जो है आपका जो शिक्षा का जो आपका जो दायित्व है वो पूरा हो पाएगा, बच्चे भी सीख पाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि पर आधारित शिक्षा जो है वो होना चाहिए, रटने के बजाय। आप किसी बच्चे को बोल दिया रट जाओ, है ना, तो रटने में क्या होता है, वो केवल रटता है, उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है उस चीज़ को। तो आप उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर भी सिखाएंगे तो वो अच्छी तरह से सीख पाता है। तो ये क्या है, ये टीचर्स का रोल है, टीचर्स की भूमिका है, ठीक है। अब इसको एक समझिए एक उदाहरण से, कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और उनकी हिंदी कमज़ोर है, वो अपना लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। अब शिक्षक जो है वो चित्र के माध्यम से, स्थानीय कहानी का प्रयोग करके, उनको उनकी मातृभाषा में बोल करके
उनको सिखाता है या उनको भी बोलने के लिए प्रेरित करता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी शब्द भी उनके साथ प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं मुख्य धारा में धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और उनके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी जो भाषा की जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाती है। रवि जो है वो क्या है, स्लम एरिया का बच्चा है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है और अक्सर विद्यालय में वो अनुपस्थित रहता था, क्योंकि उसके माता पिता क्या करते थे, काम में उनको हेल्प के लिए उसको रख लेते थे अपने पास। उसकी शिक्षिका ने, उनकी जो टीचर थे, उन माता पिता से जाके घर पर मिली और उनको परामर्श दिया कि आप अपने बच्चे के लिए लचीला समय में आप जब उसको आप फुर्सत मिलता है आप उसको भेज दीजिए, हम आपके लिए कोई बंदिशें नहीं लगा रहे हैं, आपका बच्चा जब फ्री हो स्कूल भेजिए, ठीक है। और उस शिक्षिका ने क्या किया, उस बच्चे के लिए खेल, चार्ट, रोल प्ले जैसे माध्यम को यूज़ किया और उसको पढ़ने में उसका इंटरेस्ट को लाया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि रवि जो था वो नियमित स्कूल आने लग गया और उसका प्रदर्शन जो था वो निखरने लग गया। इससे पता चल जाता है, क्या पता चलता है कि शिक्षक का हस्तक्षेप और सामुदायिक सहयोग वंचित बच्चों को भी मुख्य धारा में ला सकता है और उनका जीवन बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी मैंने यहाँ पर एक ट्रिकी नोट्स बनाया है ना कि सेमी क्लॉप इस तरह से करके मैंने बनाया था, इसको आप लोग देखिएगा, इसको क्या डिस्कस करना है। अब आता है अगला टॉपिक है, वो है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एम्पावरमेंट। अब जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है इन सब चीज़ों में, उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सो चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एम्पावरमेंट फेस बैरियर इन एक्वायरिंग नॉलेज ड्यू टू फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल्स और न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस। सो दे नीड ए स्पेशल स्ट्रेटजी। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जिनको कि सीखने में कठिनाई हो रही है, अब सीखने में कठिनाई कहाँ हो रही है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी उनको दिक्कत होता है, संवेदी सेंसरी में भी दिक्कत होता है, बौद्धिक लेवल पर भी दिक्कत हो रहा है, तंत्रिका यानी कि जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उस पर भी उनको दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो इनके लिए क्या करना होगा, आपको विशेष रणनीति, विशेष संसाधन और भावनात्मक सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। कैसे होगा ये काम? सो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज हम लोग ऊपर में देख चुके हैं सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर फिर भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्लेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है और डिसग्राफिया है। डिसग्राफिया ऊपर में नहीं चर्चा हुआ है, जो कि ये डिसग्राफिया है जिसमें क्या आ जाता है, राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम होता है, बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है। हियरिंग इम्पायरमेंट, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो कंप्लीट हो। विजुअल है, इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत लेट से बोल पाते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है उसमें आपका आ जाता है ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ADHD, ये सब आता है। ये एग्जाम में आप देखिएगा कि ADHD का फुल फॉर्म वगैरह भी आ जाता है, तो सबको भी आपको जानना है। चैलेंजेस फेस्ड, कौन कौन सी समस्याएं आती है? सीखने की गति धीमी होती है उनकी, संवाद में कठिनाई होता है, सहपाठियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, चूँकि वो दिक्कत होता है उनको, तो जो नॉर्मल वाले हैं उसको हटा देते हैं कि अरे यार इससे क्या बात करना, चलो हटा इसको साइड करो। आत्मसम्मान की कमी हो जाती है जिसके कारण, और उसके अंदर में हीन भावना आ जाती है, और स्वास्थ्य कारणों से भी विद्यालय में वो अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। तो ये क्या होता है, उनके चैलेंजेस हैं जिससे कि हम लोगों को उभरना है। अब यहाँ पर टीचर्स का रोल क्या हो जाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान उनको बनाना पड़ेगा, टेलर मेड लर्निंग प्लान, सबके लिए अलग अलग। मल्टी सेंसरी टीचिंग यूज़ करेंगे, ऑडियो विजुअल टैक्टिकल एक्टिविटीज सब कुछ। यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस, आप ब्रेल बुक्स यूज़ कीजिए, हियरिंग ऐड यूज़ कीजिए, रैम्प यूज़ कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों को सपोर्ट करे, वो सब चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पीयर सपोर्ट और ग्रुप है, आप सहपाठियों का भी सहयोग लीजिए, उनके दोस्तों का भी सहयोग लीजिए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट है, जो ऊपर में हम लोग चर्चा किए थे, काउंसलिंग, मोटिवेशन है, रिमेडियल टीचिंग है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ भी उदाहरण एक अच्छा सा है कि एक कक्षा में एक बच्चा जो है डिस्लेक्सिया से ग्रसित है और पढ़ने में उसको कठिनाई होता है। शिक्षक क्या करते हैं, ध्वनि आधारित शिक्षण व्यवस्था कर देते हैं, ऑडियो विजुअल क्लासरूम चालू करते हैं, अब कहानियाँ उनको सुनाई जाती है और लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक उत्तर देने की अनुमति उनको मिल जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर में तनाव कम हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे सुधरता है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक फ़ायदेमंद हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो मुख्य धारा में आ जाता है।
यहाँ पर एक केस स्टडी है कि अंजलि जो है 12 साल की है, दृष्टिबाधित है, पढ़ने में उसको कठिनाई होती है। ऊपर में इसका हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। इसमें भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था, ये भी है, बहुत काम की चीज़ें ये सब। और अब एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर, ठीक है, इसके बारे में बात करें अब हम लोग। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि हर कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। सो कुछ प्रतिभाशाली होता है जो कि शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई में भी अच्छा होता है, और आर्ट्स में भी अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, ये एकदम असाधारण विलक्षण ऊपर से लेके आया है सब, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनकी कल्पनाशीलता, उनका समस्या समाधान अद्वितीय है। और कुछ विशेष रूप से सक्षम होते हैं, शारीरिक या फिर संवेदी या फिर बौद्धिक विकलांगता वाले। तो शिक्षक का क्या कार्य होता है, इनकी पहचान करके इनको प्रोत्साहित करना और इनको सहयोग करना। और सहयोग कैसे करेंगे, उचित रणनीति बना करके उनको हेल्प करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशली एबल्ड बच्चों का? टैलेंटेड फास्ट लर्नर है, हाई मेमोरी उनका होता है, लीडरशिप स्किल होता है, एक्सीलेंस इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, एवरीथिंग। क्रिएटिव होते हैं ये सब, ओरिजिनल आइडिया नए नए निकालते हैं वो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उनका, क्यूरियोसिटी होता है, इमेजिनेशन इनका एकदम हाई होता है। और स्पेशली एबल्ड नीड असिस्टिव सपोर्ट, है ना, फेस बैरियर बट कैन एक्सेल विथ गाइडेंस। उनको अगर सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन उनको करेंगे तो वो अच्छा कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशली एबल्ड लर्नर का। चैलेंज क्या क्या आ रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं क्लास में, उसको तो सब कुछ समझ में आ जाता है तुरंत, और वो क्या करता है, बाकी को डिस्टर्ब करता है क्योंकि उसको बोर फील हो रहा है। अब रचनात्मक बच्चे के विचार जो होते हैं, वो क्रिएटिव बच्चा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा अच्छा आइडिया देता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है कि तुम पढ़ो चुपचाप, क्या ये सब दिमाग लगा रहा आलतू फालतू चीज़ में। और स्पेशली एबल्ड जो बच्चा है ना, वो अपने पीयर समूह का भेदभाव को झेलता है, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, संसाधन की कमी का भी सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि हर स्कूल में हर चीज़ तो है नहीं, रैंप है नहीं, उनको सुनने के लिए कोई मशीन तो देगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समस्या उनको फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर टीचर्स का रोल क्या होता है भाई, इनरिचमेंट प्रोग्राम करे, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटी और करे, एडवांस मटेरियल उनको दे दें टैलेंटेड बच्चों के लिए। और इनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इनकरेज करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको बोले, पूछो जो पूछना है। प्रोजेक्ट वर्क में उनको बोले कि अपना आर्ट यूज़ करो तुम, ठीक है, ड्रामा यूज़ करो। इंक्लूसिव प्रैक्टिस करवाए बच्चों को, ठीक है। और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे, हर एक बच्चे को अलग अलग मार्गदर्शन दे, उसको उनको इंस्ट्रक्शन दे ताकि वो अपनी क्षमता का प्रयोग कर पाएँ। रिकॉग्निशन एंड मोटिवेशन, बच्चों को, बच्चों की खूबियों को पहचाने, उनको अवार्ड दे, उनको अप्रिशिएट करे, उनके काम को लोगों को दिखाए, जिससे कि उसका मोटिवेशन हो और वो इनकरेज करे अपने आप को और अच्छा डेवलप करे। पीयर लर्निंग और ग्रुप वर्क टू डेवलप एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, काउंसलिंग करे समय समय पर बच्चों का, और इमोशनल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करे। तो ये क्या हो गया, टीचर का रोल है ये, ठीक है। इस तरह से एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है ना कि एक बच्चा गणित में एकदम असाधारण है, बना देता है फटाक से, तो शिक्षक क्या करेंगे, उसके लिए हाई लेवल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा उसको पजल भी दे देंगे कि लो बैठ के बनाओ तुम। तो इससे क्या होता है, उसको गणित का, मैथ्स का एक क्लब बना देंगे, मैथ क्लब का इसको हेड बना देंगे कि लो तुम सब बहुत सारी चीज़ें करो और अलग अलग चुनौतियाँ का तुम सामना भी करो और बनाओ भी दूसरों के लिए, सिखाओ भी दूसरों को। इस तरह से हम उसको इंगेज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक केस स्टडी भी है कि एक 13 साल की बच्ची है रितु, जिसे चलने फिरने में कठिनाई होती है, और खेल की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, लेकिन उसमें चित्रकला की जो गुण है ना वो बहुत तगड़ा है। तो शिक्षक क्या करते हैं, उसके लिए एक कोना बना देते हैं, आर्ट कॉर्नर बना देते हैं, जहाँ पर वो क्या करती है, वो चित्र भी बनाती है, चित्र को वहाँ पर वो डिस्प्ले भी करती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अन्य बच्चे भी उसे अपना लेते हैं। तो ये आपके पास है, उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसके। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स वही शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए, तो आज का बस ये इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग हमारे क्लास में जुड़ते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट आप लोग देते हैं, मज़ा भी आता है मुझे। और मैं उस तरह का तो यूट्यूब वाला टीचर हूँ नहीं, और बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके से
मतलब पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो अच्छी है, आप लोग भी समझते हैं, अच्छा है। आप दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, थोड़ा सा इसमें वो लाइए, क्या बोलते हैं उसको, फ्लो लाइए, ठीक है, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े। सब्सक्राइबर ही हम लोगों का वो है ना, अप्रिसिएशन है। और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, यार और बेहतरीन नोट्स बना दूँ इन लोगों के लिए। तो नोट्स तो भाई अच्छा ऐसा है ना कि आप लोगों को पूरा कंक्लूड करके ये मिलता है ना, इससे आपका MCQ लगभग पूरा तैयार हो जाता है ये, और कम समय में आप अच्छा गेन कर पाते हैं। इस तरह का जो नोट्स होता है ना, आपको लास्ट आवर बहुत हेल्प करता है ये सब नोट्स। मतलब चूँकि पढ़ने में आपको आसानी होती है कि मुझे यही पढ़ना है बस, तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत अच्छा होता है ये। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और लोगों को भी लाइए। बस यही है कि एक कारवां है, ये चल पड़ा है, अकेले चले थे, धीरे धीरे आप लोग जुड़ते चले गए और 1400 भी पार हो गया, 1400 सब्सक्राइबर पार भी हो गए। तो ये धीरे धीरे चलता रहेगा, ये बस नदी है, नदी की तरफ बहते रहिए फ्रेश फ्रेश। बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़िए। शुभ नाइट, सॉरी शुभ रात्रि, सबा खैर।